नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज और फॉरेन पॉलिसी पर हमारा ये साप्ताहिक शो है द इंडियन इंटरेस्ट। इस हफ्ते घरेलू खबरों ने सुर्खियां बटोरे रखी, लेकिन एक बड़ी घटना हुई। वो थी वियतनाम के प्रधानमंत्री का भारत आना, और भारत ने वियतनाम के साथ 7 करार जो साइन किए, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण करार था रक्षा से जुड़े हुए मसलों पर। वियतनाम से जब भारत बातचीत को बढ़ाता है इस लेवल पे, तो चीन की भ्रुकुटी एक प्रकार से तन जाती है। चीन जिस तरफ से एक प्रकार से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, और भारत उन्हीं देशों से अपने संबंधों को बढ़ा रहा है जिनसे कि चीन की कुछ न कुछ कलह है या झगड़ा है। तो चीन का रिएक्शन क्या होगा और भारत की कूटनीति में क्या कोई खास परिवर्तन आया है, इसको गहराई से समझने की जरूरत है। हमारे साथ इसी बात को समझाने के लिए विशेषज्ञों का एक खास पैनल है। पूर्व राजदूत विवेक काटजू हमारे साथ हैं। तक्षशिला संस्थान जो एक थिंक टैंक है, नितिन पै उसके डायरेक्टर हैं, नितिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और गेटवे हाउस के दूसरा थिंक टैंक है, अक्षय माथुर भी हमारे साथ हैं। सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। काटजू साहब, पहला सवाल आपसे ही। हम कई ऐसी कार्रवाइयां कर रहे हैं, भारत की तरफ से हो रही हैं, जिस पर चीन नाराजगी जाहिर कर रहा है, इरिटेट हो रहा है, शायद थोड़ा जोर से कम बोल रहा है, लेकिन जो बैक चैनल होता होगा, जो बातें होती होंगी, उसमें अपनी नाखुशी को जाहिर करता होगा। क्या भारत की नई कूटनीति है, या जो चलती हुई कूटनीति थी उसमें सिर्फ सक्रियता बढ़ी है? कैसे समझा जाए इसको? मुझे लगता है जो पहले से हमारी नीति इन देशों वियतनाम और दक्षिण पूर्व के देशों के साथ थी, वो ही नीति को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसमें कोई नई बात नहीं हो रही है। अब वियतनाम के साथ हमारे संबंध जो हैं वो दशकों के हैं। शीत युग के दौरान, उसके पहले जब उपनिवेशी व्यवस्था खत्म हो रही थी 1950 के दशक में, तब भी संबंध थे। अब ये संबंध नए रूप ले रहे हैं क्योंकि वियतनाम की नीतियों में परिवर्तन आ चुका है और हमारी नीतियां भी परिवर्तित हो रही हैं। हाँ, इन सब मामलों में एक सामरिक इंग्रेडिएंट भी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और सामरिक संबंध हमारे भारत और वियतनाम के भी नए नहीं हैं। इसमें एक कॉमन फैक्टर है चीन, क्योंकि चीन के साथ वियतनाम के भी सीमा पर विवाद हैं और हमारे भी विवाद हैं। तो चीन की नाराजगी जो है, नाखुशी कहिए, वो स्वाभाविक है, लेकिन इससे हमें कोई विचलित नहीं हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल। और हमारी जो नीति है उसको कार्यान्वित करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। जी बिल्कुल। नितिन, काटजू साहब जो कह रहे हैं कि हमको उनके रिएक्शन से विचलित नहीं हो जाना चाहिए, लेकिन एक दूसरी राय आती है, क्योंकि वो कहता है कि आप तेल नहीं खोद सकते साउथ चाइना सी में, हमारे जो विवादित इलाके हैं वहां पर वियतनाम के साथ ONGC के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं हमने उसको और आगे बढ़ाया है। उसके अलावा हम सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन पे, ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज पे, इसके अलावा हम उनको शायद कुछ मिसाइलों के सप्लाई पर बातचीत की शुरुआत कर रहे हैं। तो जो नया है मेरे हिसाब से वो ये है कि नरेंद्र मोदी जो हैं प्रधानमंत्री के रूप में एक नई शख्सियत हैं और एक फास्ट ट्रैक किस्म की डिप्लोमेसी दिखा रहे हैं। तो क्या आप लोग, एक्सपर्ट लोग, जो रिएक्शन देख रहे हैं चाइना का, वो एक्सपेक्टेड लाइन पर है, या थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं अनप्रिडिक्टेबल रिएक्शन भी हो सकता है? और अगर हो सकता है तो हम उसके लिए तैयार हैं क्या? ये पहले हमें ये देखना चाहिए कि चाइना का रिएक्शन नहीं है, पहले आप देखिए कि ये इंडिया का रिएक्शन है। कि 2008 से जब चाइना का हमारे सब कॉन्टिनेंट और हमारे नेबर्स के साथ जो इंटरैक्शन बढ़ रहा है, स्ट्रेटेजिक लेवल, स्ट्रेटेजिक रूप में ले रहा है, उसका इंडिया का रिएक्शन क्या है? अब तक हम बायलैटरल निगोशिएशंस ही करते रहे और हमारे पास उन चाइनीज एंगेजमेंट विद द सब कॉन्टिनेंट, इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन अब हमारा ये साउथ ईस्ट एशियन पॉलिसी में एक नया कदम है कि just not being satisfied with diplomacy and engagement, moving towards a strategic engagement वियतनाम। इसमें है कि बैलेंस है कि जो चाइना इंडियन ओशन में जो कर रहा है उसके लिए हम रिएक्ट कर रहे हैं और साउथ चाइना सी में रिएक्ट कर रहे हैं। तो वी शुड सी दिस एज अ वे ऑफ ensuring there is a balance
rather than a way of managing as a provocative exercise. बिल्कुल ठीक। अक्षय माथुर, अगर हम यही मान लें कि उनके एक्शन के सामने हमारा रिएक्शन है, तो हमारे इस रिएक्शन पे उनका रिएक्शन कैसा हो सकता है, खास करके ये देखते हुए कि जब शी जिनपिंग यहाँ आते हैं तो लद्दाख में कुछ इशू हो जाता है, और जब हम अरुणाचल में बॉर्डर पोस्ट बनाना चाहते हैं या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना चाहते हैं तो वो उस पर एतराज उठा देते हैं। तो ऐसे में ये रिलेशन अभी भी डिफिकल्ट और डेलिकेट है, या चाइना ये सब फैक्टर इन करके चल रहा है? बिल्कुल फैक्टर इन करके चल रहा है। और आप दो डेवलपमेंट्स देख लीजिए। एक तो 2-3 दिन पहले ही चाइना ने अपना रिप्रेजेंटेटिव वियतनाम को भेजा है, एंड काफ़ी सीनियर लेवल रिप्रेजेंटेटिव वियतनाम गए हैं और वहाँ पे उन्होंने डिस्कशंस भी करे हैं। एंड बेसिकली जो वहाँ की जो प्रेस स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और जो उनकी मीटिंग के जो कम्युनिकेज आ रहे हैं, उससे तो ये पता लगता है कि चाइना ट्राई कर रही है किसी तरह से कुछ रिलेशन मेंटेन करने का, क्योंकि उनको मालूम है, वो भी देख रही है कि ये इंडिया का विजिट हुआ है, प्रेसिडेंट का विजिट, अभी इंडियन प्रेसिडेंट का विजिट वियतनाम को हुआ है और वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आ रहे हैं, तो उन्होंने टाइमिंग उस तरह से उनकी अच्छी रही है इतना सीनियर लेवल रिप्रेजेंटेटिव को भेजने के लिए। ये तो शॉर्ट टर्म रिएक्शन हो गया चाइना का। थोड़ा और लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि वो खाली सिक्योरिटी और डिफेंस नहीं, लेकिन बिजनेस रिलेशनशिप्स के थ्रू भी वियतनाम को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, वो बेसिकली जो FTA है, जो चाइना आसियान कंट्रीज के साथ जो पुश कर रहा है, उसको भी वो साथ में पुश कर रहा है, ताकि वो एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप में वियतनाम उस फ्रेमवर्क में चाइना के साथ बने रहे। तो ये खींचातानी इकोनॉमिक लेवल पे भी चल रही है और स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी चल रही है, दोनों तरफ चल रही है। जी, काटजू साहब, आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या हमारे बिजनेस की बातें इतनी ज्यादा चाइना से बढ़ जाएंगी कि ये दोनों चीजें कोएग्जिस्ट करेंगी? क्योंकि कुछ लोग ये फिक्र जताते रहते हैं कि देखिए, आप जिस एक प्रकार का पैटर्न है, जापान, वियतनाम और फिलीपीन जिनके साथ चीन को समस्या है, उनसे हमारे रिश्ते गहरे हो रहे हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के हम सबसे बात कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या इस बात का कोई जोखिम है कि चाइना का रिएक्शन कुछ आउट ऑफ कंट्रोल, कुछ बेकाबू होगा? खतरा है ऐसा? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि चाइना के सामने भी डेवलपमेंट के चैलेंजेस, चुनौतियां अभी तक हैं, और चीन की पॉलिसी कुछ हद तक अग्रेसिव हुई है आखिरी कुछ सालों में, लेकिन चाइना को भी अभी अपने देश को मजबूत करने की ज़रूरत है, अपने देश की आर्थिक प्रगति और बढ़ाने की ज़रूरत है। उनके सामने भी अंदरूनी मुश्किलात हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि एक हद से ज़्यादा चाइना का रिएक्शन होगा। हाँ, ये जो एक राजनयिक खेल चल रहा है, डिप्लोमेटिक गेम, जो एक सामरिक खेल, एक स्ट्रेटेजिक गेम चल रहा है, ये चलता रहेगा, और हमें इसमें बहुत ही कौशल के साथ आगे बढ़ना है और बहुत सतर्कता के साथ आगे बढ़ना है। वियतनाम के साथ हमारे जो सामरिक रिश्ते हैं वो आज के नहीं हैं जी। इन रिश्तों पर कभी भी ज्यादा लाइट या ज्यादा प्रकाश नहीं डाला जाता था, और आज के दिन भी इसमें ज्यादा प्रकाश डालने की जरूरत नहीं है। इस पर ज्यादा चर्चा, यानी सरकार की तरफ से हम लोग तो जो चर्चा करेंगे स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में, मीडिया में तो चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इन मामलों में थोड़ी सोबराइटी के साथ आगे बढ़ना है। और मुझे लगता है कि अभी तक जो नीति अपनाई जा रही वो सही है, क्योंकि हमें ये हमेशा याद रखना है कि चीन भी हमारे पड़ोस में कोई नया खिलाड़ी नहीं है। 50 साल से ज्यादा हो गए जबकि चीन ने पाकिस्तान के साथ संबंध अपने मजबूत किए, और पाकिस्तान को हमारे खिलाफ सुदृढ़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ तक कि न्यूक्लियर डायमेंशन जो पाकिस्तान का है वो चीन की देन है। बिल्कुल। तो ये सब देखते हुए हमें भी ये खेल में अब पूर्ण रूप से आगे बढ़ना है। आप बिल्कुल इस राय के हैं कि इस खेल में और प्रोएक्टिव होना है, भले सरकार कम बताए ज्यादा बताए, लेकिन ज्यादा तेजी से आगे बढ़ना है। इस चर्चा को जारी रखेंगे। नितिन, अक्षय और काटजू साहब से बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के बाद।
द इंडियन इंटरेस्ट में चर्चा हो रही है कि वियतनाम के बहाने ये समझने की कोशिश कि चीन का रिएक्शन भारत के नए डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स पर किस तरह का हो सकता है और भारत इस खेल को किस तरीके से खेल रहा है। हमारे साथ हैं काटजू साहब, नितिन पै और अक्षय माथुर। नितिन, अभी जो काटजू साहब कह रहे थे मैं उस बात को पलट करके रखता हूं कि इनफैक्ट भारत ने देर कर दी क्या, क्योंकि श्रीलंका में उनका बंदरगाह बनाना या इंफ्रास्ट्रक्चर को पाकिस्तान में मजबूत करना या मालदीव्स में भी जाकर के कुछ एक्टिविटी शुरू करना, और अब वियतनाम में हमने संबंध पुराने हैं लेकिन अब एक नए लेवल पे ले जा रहे हैं। तो क्या चाइना ऑलरेडी इन तमाम देशों से इतना इंगेज हो चुका है जहां भारत थोड़ा पीछे रह गया, और अगर पीछे रह गया तो कैचअप की रफ्तार अब जो है ये संतोषजनक है या और तेजी की जरूरत है? नितिन, First of all, I think we must understand that China's economic profile is such that it is growing, it is becoming a country with a global footprint. So we should not begrudge them their engagement with the Maldives or Sri Lanka or Pakistan or any of India's neighbors. जो भी हमारे neighbors हैं, they are sovereign nations, they are entitled to pursue foreign policies which are in their best interest. इसमें हमें कोई खेद नहीं होना चाहिए. But what we have lagged behind, and it is not natural because हमने अपना रिफॉर्म प्रोसेस भी चाइना के 10-15 साल बाद स्टार्ट किया. It is normal for us to lag behind China in terms of the engagement in the Asian region. और हम अभी we are moving into the second phase of Look East. For example, हम 1990 से Look East पॉलिसी में बिलीव करते आ रहे हैं, इम्प्लीमेंट करते आ रहे हैं, and that is the right thing to do. जैसे काटजू साहब ने भी कहा, we have been doing things with Vietnam, although on a lower profile. But now in the second phase of Look East, in the light of China's greater engagement in the region as well as its territorial disputes with most of its neighbors, the time has come for India to engage a little more actively in the defense and security domain with the countries of interest which share our interest in East Asia, which would be South Korea, Japan, Vietnam, probably Indonesia and the others. तो catch up की बात जो आती है, yes, catch up हो रहा है, and I think it makes sense in these cases for India to be watchful and respond to China's moves rather than to make moves of our own which have no particular reason to. जो अभी जो भी उसमें हो रहा है, the main dynamo of this whole movement is China's growth. And 2008 तक उन्होंने कहा था कि पीसफुल राइज होगा एंड चाइना विल नॉट इंटरफियर विद इट्स नेबर्स एंड चाइना विल हैव पीसफुल रिलेशंस. ये बात जो फरेब थी अभी बाहर निकल चुकी है. एवरीबडी नोज दैट दिस पीसफुल राइज थियोरी इज नो लॉन्गर ट्रू एंड इट वाज प्रोबब्ली नेवर ट्रू. And in the new phase of China's foreign policy, other countries are reacting, so are we. And I think it's perfectly okay to be reacting and reacting carefully and reacting in a very sober manner. जी बिल्कुल. अक्षय, इन्होंने जो बात कही नितिन ने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो पीसफुल राइज की बात थी, लेकिन जितने पड़ोसी हैं, हर आदमी की एक फितरत होती है. इस देश की फितरत यह है कि सीमा के विवाद को क्रिएट करना और फिर उसको बढ़ाए रखना, उसको एक तरीके से लटके रहने देना, ये चाइना का एक प्रकार से हॉलमार्क है. सारे देशों के साथ उसके टेरिटोरियल डिस्प्यूट हैं और नए नए डिस्प्यूट वो हमेशा खोलता रहता है. ऐसे में जिस मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात पर हम लगातार जोर देते हैं, जिसमें अमेरिका से लेके वियतनाम से लेके जापान से लेके इंडोनेशिया से हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, ये मैरीटाइम सिक्योरिटी की बातचीत ग्राउंड पे अब किस तरीके से रोल आउट हो रही है, क्योंकि इसमें भी लंबा वक्त लगेगा जब तक हम समुद्री इलाकों को इतना सेफ कर लें कि ग्लोबल व्यापार भी सेफ महसूस करे और चाइना भी ऑफेंडेड महसूस ना करे. मुझे यही सबसे नाजुक पॉइंट लगता है कि चाइना यहां आकर के जैसे ही आप क्रिटिकल मास पर पहुंचेंगे, पता नहीं कैसे रिएक्ट करे. एक्चुअली संजय जी, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट और भी हुआ है जो शायद लोगों ने कैच किया होगा कि वियतनाम खाली इंडिया के साथ ही ये मैरीटाइम सिक्योरिटी की बातें नहीं कर रहा, अब अमेरिका और जापान के साथ भी कर रहा है. तो पिछले ही कुछ दिनों में अमेरिका ने भी अपने बैन जो किया था उन्होंने एक्सपोर्ट्स का, वो उठा लिया है. तो अमेरिका भी अपने वेपन्स और उनकी डिफेंस इक्विपमेंट जो है सेल करने की सोच रहा है. उसी तरह अभी हाल ही में वियतनाम ने जापान के साथ भी डील साइन करी है, जब जापान भी उनको कुछ 6 या 7 पेट्रोल वेसल्स दे रहा है. तो ये मैरीटाइम सिक्योरिटी, आई थिंक वियतनाम के लिए तो ये मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है. एंड चाइना की फियर की वजह से वो सब आसपास के देशों के साथ बात कर रही है, चाहे पेट्रोल बोट लेना हो या डिफेंस इक्विपमेंट लेना हो.
एंड एक और चीज याद रखिएगा कि वियतनाम आसियान का भी मेंबर है। तो आसियान जबकि मोस्टली अभी तक इकोनॉमिक कम्युनिटी रही है, आसियान जो 10 देशों का जो ग्रुप है, सिंगापुर, थाईलैंड, कंबोडिया वगैरह मिला के, अभी तक खाली इकोनॉमिक ग्रुपिंग रही है। लेकिन आसियान इकोनॉमिक ग्रुप से पॉलिटिकल ग्रुपिंग का भी रोल ले सकता है। उसको भी चाइना के साथ जो रिलेशंस हैं अभी उसने कंप्लीटली मैच्योर नहीं हुए हैं एट अ मल्टीलैटरल लेवल। तो जब तक वो आसियान में रहेगा तब तक उसको आसियान की भी सपोर्ट है। अब वो तो वक्त ही बताएगा कि आसियान किस टाइप का रिस्पॉन्स लेता है। जहाँ तक इंडिया का डायरेक्टली सवाल है, इंडिया ने तो 4 पेट्रोल बोट्स को ऑफर किया ही है। पुलिस की ट्रेनिंग पहले भी चल रही थी और डिफेंस पर्सनल को ट्रेन करने का अभी भी ऑफर दिया है, और कुछ सैटेलाइट्स एंड ऑल के जो डेटा सब्सक्रिप्शन काइंड ऑफ जो एग्रीमेंट्स हो सकते हैं वो भी किए हैं। तो जहाँ तक वो ख्याल है, मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंसिटिव हो सकता है, लेकिन मैरीटाइम स्पेस में खाली इंडिया ही नहीं है और चाइना ही नहीं, बहुत सारी कंट्रीज हैं, यूएस और जापान और बाकी वर्ल्ड पावर्स भी हैं जो इसमें शामिल हो जाएंगी अगर कुछ हुआ तो। एग्जैक्टली यहाँ पर काटजू साहब आपसे थोड़ा इसी बात को आगे समझना चाहेंगे, क्योंकि एक फोरम बना हुआ था जापान, भारत और अमेरिका का, जिसकी एक मीटिंग शायद डिलेड है, मतलब ओवरड्यू है, उसको होना है। और एक और हम ट्राइलैटरल फोरम बनाने जा रहे हैं जापान, वियतनाम और भारत के साथ। आसियान का जिक्र अभी अक्षय ने किया। तो ये सब जो मल्टीलैटरल फोरम बन रहे हैं, ये आने वाले दिनों में इसमें क्या और हम अपने लिए महत्वपूर्ण एक्शन होते हुए देख सकते हैं? देखिए, वास्तविकता तो यह है कि चीन का प्रभाव बढ़ेगा विश्व में और हमारे पड़ोस में, और अब हम जो समुद्री इलाके हैं जहाँ से हमारा व्यापार जाता है, इंडियन ओशन में, बंगाल की घाटी में, बंगाल की खाड़ी में और अरेबियन सी में, ये हमें मान के चलना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी नेवी की क्षमता बढ़ानी ज़रूरी है और जल्द से जल्द बढ़ानी ज़रूरी है। इसके साथ साथ अब इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक एरियाज में हमें एक वेब, एक समझिए एक संबंधों का जाल फैलाना है, जिसमें जैसे आपने कहा ट्राइलैटरल संबंध जो हैं जापान अमेरिका के साथ भारत के, उसी तरह आसियान के संबंध जो हैं हमारे, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ जो संबंध है, इन सब का एक जाल बिछाना है, क्योंकि इस जाल के साथ ही हम चीन का मुकाबला कर पाएंगे। जी, इसमें एक चीज देश का एलाई नहीं बनना है, किसी देश का फॉलोअर नहीं बनना है, लेकिन ये राजनयिक खेल जो है वो जाल, इस जाल के जरिए ही हम खेल पाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसी रास्ते पर मेरा मानना है हमें चलना चाहिए, क्योंकि एक और अगर मैं पॉइंट आपके सामने रख दूं, क्योंकि हर देश दक्षिण पूर्व एशिया का, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सब चीन के साथ संबंध कोई बिगाड़ना नहीं चाहता, लेकिन चीन के साथ थोड़ा ना थोड़ा भय सबको है। बिल्कुल, मेरा थोड़ा अनुभव रहा है जी, थाईलैंड में, म्यांमार में और मलेशिया में, इस सब को देखते हुए मैंने यही महसूस किया है कि एक तरफ से तो ये देश चाहते हैं चीन का फायदा उठाना, कौन, हर देश यही चाहता है, दूसरा थोड़ा भय है, बिल्कुल, और उस भय के लिए वो भारत की तरफ भी देखते हैं। तो ये काउंटर वेट की जरूरत होती है, और हमें उस काउंटर वेट को प्रोवाइड करने में संकोच नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इस काउंटर वेट को प्रोवाइड करने में इस बात का, जैसा आपने कहा, बड़ा ख्याल रखने की जरूरत है कि हम न राइवल के तौर पर नजर आए, न एलाई के किसी के तौर पर नजर आए। तो ऐसे में क्या ये एक असेसमेंट सही होगा नितिन कि आजकल इनफैक्ट अमेरिका ने भी अपनी थोड़ी राय बदली है, और वो राय ये है कि कॉन्फ्लिक्ट के मुद्दों को कम करके, बगैर ये बताए कि वो किसी अलग कैंप में है, चाइना को भी हर एक्टिविटी में इंगेज किया जाए। और क्या चाइना दरअसल उस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है कि सारे ग्लोबल एक्शन में पुरानी बातें जो थी उनको छोड़ते हुए अमेरिका की इस पहल पर चाइना भी साथ चलने को तैयार है, या ये सिर्फ डेमोक्रेटिक देशों का एक बड़ा हुजूम बन जाएगा और चाइना अपने को हमेशा अलग रखेगा उससे? I think it is pretty clear that China will pursue what it considers as its historic national interest. जो core interest कहते हैं, they will pursue the core interest regardless of geo-economic partnerships or trade and investment and other things. और उन लोगों ने उनका गेम इतना अच्छा खेला है कि their geo-economic position allows them to pursue the core interests much better.
So we must respect the Chinese without getting too जो हमने भारत में देखते हैं कि जैसे वी रिस्पेक्ट द चाइनीज अ लॉट मोर देन दे डिजर्व, कि दे आर ग्रेट स्ट्रेटेजिस्ट्स, कि बीजिंग बहुत ही चालाक और स्ट्रेटेजिक एंटिटी है और बहुत अच्छा गेम खेलता है. दे प्ले अ गुड गेम, बट आई डोंट थिंक वी नीड टू गिव देम अनड्यू रिस्पेक्ट, बिकॉज अभी जो सिचुएशन ये है कि चाइना इज इन कॉन्फ्लिक्ट और इन कॉन्फ्लिक्चुअल टर्म्स विद ऑलमोस्ट ऑल इट्स नेबर्स एंड इज इन कॉन्फ्लिक्चुअल टर्म्स विद ऑल इट्स इंपॉर्टेंट नेबर्स. ये इट इज नॉट एन एक्सीडेंट कि वियतनाम इज इन पार्टनरशिप विद जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, विद यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया. इट इज नॉट एन एक्सीडेंट दैट इंडिया इज ऑल्सो लुकिंग ईस्ट एंड ट्राइंग टू एंगेज विद वियतनाम एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया. All these are, I would say, results of China's mistake. कि China has opened up all its disputes and under the term core interests way too early, and this will definitely have an implication on China's growth. But whether the external relationships will hurt China's growth or whether China's economic power will allow it to pursue its core interests, we don't know. बट अभी जो बात ये है कि दिस इज अ डायनामिक विच इज गोइंग ऑन, एंड आई थिंक वी शुड अंडरस्टैंड एंड प्ले इट वेरी केयरफुली. वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ अ चाइनीज रिएक्शन. ये जो बहुत सालों से हमने सुना है कि चाइनाज रिएक्शन विल बी डायर, सो वी शुड बी मोर केयरफुल. चाइनीज रिएक्शन शुड नॉट नेसेसरली एनिमेट आवर पॉलिसी. बिल्कुल सही कहा कि चाइनीज जो करना है वो करना है. वी हैव इंटरेस्ट इन ईस्ट एशिया, वी शुड परस्यू देम. वी हैव इंटरेस्ट इन आवर नेबरहुड, वी शुड परस्यू देम. एंड उसके लिए हमें जो करना है वो करना है. इस हफ्ते वियतनाम की घटना के बहाने हमने यही समझने की कोशिश की है कि भारत और आसपास के देशों के साथ एक जो नया खेल दोस्ती का, कूटनीति का, रिश्ते का चल रहा है, ये आने वाले दिनों में न सिर्फ दिलचस्प होने वाला है, हमारी और आपकी जिंदगी को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने वाला है. यही हम समझने की कोशिश कर रहे थे. काटजू साहब, नितिन पै और अक्षय माथुर के साथ सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए शुक्रिया. नमस्कार.